हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का जो है यूरोप भारत में राष्ट्रवाद, इसके बारे में डिटेल्स में पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो भारत में राष्ट्रवाद है, हालांकि राष्ट्रवाद सबसे आप लोग वाकिफ होंगे कि क्या होता है राष्ट्रवाद। अगर नहीं पता है तो अभी हम बताएंगे। भारत में राष्ट्रवाद जिसका पार्ट नंबर 1 है आज जो स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, और ये चैप्टर नंबर 4 है इतिहास का, क्लास 10th। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारा भारत जो अभी है पहले ऐसा नहीं था। जब हमारा पार्टीशन हुआ था, यानी कि जब हमारा विभाजन हुआ था भारत का, भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे, उस समय पे भारत का बहुत सारा एरिया पाकिस्तान, बहुत सारा एरिया बांग्लादेश, इस तरीके से अलग अलग ये चले गए। लेकिन ये भारत जो है लंबे समय से ऐसा नहीं था, कुछ ही समय यानी 1947 तक इसे बांटा गया। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि भारत का जो पुराना नक्शा है, पुराना मैप है, ये किस प्रकार से था और इसे किस प्रकार से बांटा गया, और इसे बांटने के क्रम में क्या क्या गलतियां हुई या फिर कितनी रियासतें थी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अपना भारत है, वो भारत उस समय पे पाकिस्तान होता था। उसमें उस भारत में क्या होता था? पाकिस्तान, ये वाला एरिया, यानी कि यहां से ये वाला एरिया होता था, पाकिस्तान वाला एरिया। उसके बाद इधर बांग्लादेश, ये वाला एरिया, यानी कि भारत जो हमारा था पहले, ये बहुत बड़ा था, अखंड भारत हम जिसे बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा के द्वारा ये भारत जो है पाकिस्तान से अलग होता है, या पाकिस्तान भारत से अलग होता है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि भारत का जो रियासतें थी ये किस प्रकार से बटी हुई थी। तो भारत में जो इसका विभाजन हुआ, तो इस समय पे लगभग 565 रियासतें थी। रियासत कहने का मतलब है कि क्षेत्र था। 565 ऐसे अलग अलग क्षेत्र थे जहां पे अलग अलग शासक ने ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तित्व का कंट्रोल था। तो टोटल 565 थी। इन्हें एक करने का, यानी कि एकीकरण, इसको क्या बोलेंगे? एकीकरण। इन्हें एक करने का यानी एकीकरण करने का जो जिम्मेवारी है, ये सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस सारे 565 रियासतों को किसी न किसी तरह से एक कर ही दिए थे। बस 3 रियासतें अपना नखरा दिखा रही थी, उसको भी एक कर लिया गया। यानी कि हम देखेंगे तो भारत जो है बहुत बड़ा है। इसका एरिया का हम बात करें तो ये एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है ये देख लेंगे। आपको पता होगा जब भारत पे पाकिस्तान अलग हुआ था, भारत से और पाकिस्तान, और ये हो गया आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये हो गया आपका पश्चिमी पाकिस्तान। सॉरी, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बने थे। जो बांग्लादेश अभी है ये है पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि पाकिस्तान वाले यानी पश्चिम पाकिस्तान वाले भारत के कुछ एरिया में घुस गए थे, यानी कि इंटर कर गए थे। तो यहाँ से वो लोग कब्जा कर लिए, जिसे हम बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि कश्मीर के कुछ क्षेत्र पे पाकिस्तानियों के द्वारा क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। इस सब क्षेत्र को मिला करके जो हमारा एरिया है ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं हमारा जो भारत है ये बहुत विशाल था। इसको एक करना, इसमें राष्ट्रीयता की भावना फैलाना। अच्छा, अब राष्ट्रीयता से क्या मतलब है? देखिए, राष्ट्रीयता का क्या मतलब होता है, या फिर राष्ट्रवाद, क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति बहुत बड़ी लगाव होना, यानी कि प्रेम और स्नेह होना, इसी को बोलेंगे हम लोग राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद होता है जब कोई व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम का भावना रखता है, तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। जैसे कि आप लोग ही अगर अपने देश से प्रेम करते हैं, यानी कि अपने देश के प्रति अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, तो आप हुए राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति जागृत रखना, यानी कि
अपने भावना को जागृत रखना, इसे बोलेंगे हम लोग राष्ट्रवाद। तो यही हमारा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना है आज। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सिर्फ इसमें से टॉपिक लेंगे, जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से क्या हुआ कि हम लोग समझ गए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है और भारत में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होगा, इसके बारे में आगे पढ़ना है। और इसके अलावा हम सीधा टॉपिक लेंगे, जैसे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, सीधा टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के जो अंदर है जितने भी पॉइंट, उस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे और इस तरीके से हम पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसमें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उस समय पे हुआ क्या था। देखिए हुआ क्या था कि भारत पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और अंग्रेज कब्जा करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा एक कंपनी आया। एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का जो स्थापना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना लंदन में हुआ था। और इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो जितने भी क्षेत्र थे इस पे बहुत ज्यादा वो क्रूर शासन किए, यानी कि किसी को वो नहीं बख्शा, सभी के साथ अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत क्रूर व्यवहार किया करते, दुर्व्यवहार किया करते थे। तो इसके फलस्वरूप 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है। आप लोग को 1857 की क्रांति के बारे में पता होगा, उम्मीद है। इसमें हुआ क्या था एक बार देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण है, ये था, एक व्यक्ति था मंगल पांडे। क्या नाम था व्यक्ति का? मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने अंग्रेज के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया। हालांकि इसके साथ और व्यक्ति थे। इसे हुआ क्या था ये समझ लेते हैं। एक बंदूक था, जिस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था बंदूक का? इसको अलग पेज पे ही देख लेते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति, इसमें हुआ क्या था। अभी हम बताए, एक बंदूक था जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। अंग्रेजों ने इस बंदूक यानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह एक नई बंदूक लाई जिनका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था उसका? एनफील्ड राइफल। देखिए ये राइफल में कारतूस हुआ करती थी, यानी कि गोली भरने, गोली जो जिसमें रखाता था कारतूस। क्या होती थी? कारतूस। और ये जो कारतूस है ये गाय और सुअर के चमड़ी से मिलकर ये बनता था। और इस कारतूस को जो जवान थे, हमारे जो भारतीय जवान थे, उन्हें मुंह से फाड़ करके इसमें गोली भरना पड़ता था, उसके बाद गोली फायर किया जाता था। इस सब चीजों से गुस्सा होकर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। इनके नेतृत्व में, या फिर इन्होंने सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत की। इसको लेकर के इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी मिलती है। यानी कि इस तरीके से 1857 की क्रांति होती है। उस समय पे सभी के पास क्या थी? बंदूकें वगैरह हुआ करती थी, जितने भी सेनाएं हैं। लेकिन इसी क्रांति के बाद एक एक्ट आया, आर्म्स एक्ट, जिसके बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। इस क्रांति के बाद से हुआ क्या कि वहां पे राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। तो जितने भी शासन का जो कंट्रोल था, जितना भी शासन होने वाला था, वो सारा जो शासन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके कहाँ चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। देख लेते हैं आप। हाँ, तो 1857 के फलस्वरूप हुआ क्या कि जो भी शासन था, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। ब्रिटिश शासन का जो कंट्रोल था ये अब कंपनी के हाथ से निकल करके सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। तो इसी के फलस्वरूप बहुत सारे कारण आए। इसमें से हमारा जो पहला कारण है यह है राजनीतिक कारण। पहला कारण है राजनीतिक कारण। चलिए इस राजनीतिक कारण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या हुआ था। राजनीतिक कारण, तो देखिए सिंपल सिंपल देख लेते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में। एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर एक्ट। क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर एक्ट। उसके बाद आया आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल। इसके बाद आया कलकत्ता कॉर्पोरेशन, फिर विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल विभाजन 1905 में हो गया। इस प्रकार से बंगाल विभाजन रद्द भी हो जाता है 1911 में। 1907 में आती है देशद्रोही अधिनियम। इस तरीके से अलग अलग आए, इसी को हम बोलते हैं राजनीतिक कारण। अच्छे से हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला है
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में आता है। कब आता है? 1871 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस मतलब मीडिया, प्रेस मतलब मीडिया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें होता क्या है ये समझेंगे। इस वर्नाकुलर एक्ट के थ्रू जो जितने भी प्रेस थी, यानी कि पत्रिका, न्यूज़पेपर छापने वाले जितने भी मशीनरीज थी, प्रेस थी, संस्थाएं थी, उस सभी को बंद कर दिया गया। इसमें हुआ क्या था कि जितने भी राष्ट्रवादी विकास के राष्ट्रवादी विचार थे वो पत्रिका में छापी जा रही थी। तो राष्ट्रीयता को खत्म करना चाहते थे हमारे, राष्ट्रीयवाद को खत्म करना चाहते थे अंग्रेज, तो पत्रिका को बंद करना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा सबसे पहले वो लोग राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए जितने भी प्रेस थे उस पर क्या लगाए? वो प्रतिबंध लगाए। इंग्लिश को इसे बस इंग्लिश न्यूज़पेपर को छोड़ करके। इसमें इसे बोला जाता है मुंह बंद करने वाला कानून। ये कब आया? 1878 में। किसको खत्म करने के लिए? राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ये एक क्यों आया? राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। इसके बाद इस एक्ट को क्या बोला जाता है? मुंह बंद करने वाला कानून। मुंह बंद करने वाला कानून। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि मुंह बंद करने वाला कानून किस एक्ट को कहा जाता है या फिर किसे कहा जाता है, तो आप लोग के ऑप्शन में रहेगा वर्नाकुलर एक्ट को कहा जाता है। इस एक्ट के तहत एक पत्रिका था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। इस पत्रिका का रातों रात ट्रांसफर हो गया, यानी कि लैंग्वेज इसने चेंज कर ली। ये पत्रिका पहले आती थी बंगाली लैंग्वेज में, और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये मुख्यतः बंगाल के क्षेत्रों में लागू हुआ था। तो ये पत्रिका पहले आती थी कौन से लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में। और ये रातों रात इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया बचने के लिए, और कर दिया गया अंग्रेजी। क्या कर दिया गया? अंग्रेजी। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू किस पत्रिका का लैंग्वेज बदल गया? अमृत बाजार पत्रिका का नाम बदल लैंग्वेज यानी भाषा बदल करके बंगाली से क्या कर दिया गया? अंग्रेजी कर दिया गया। इस पत्रिका का जो संपादक थे, यानी कि बनाने वाले या फिर स्थापना करने वाले, उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष। ये व्यक्ति शिशिर कुमार घोष इस पत्रिका के संपादक थे। और इस पत्रिका का जो स्थापना जो था ये था 20 फरवरी 1868। 20 फरवरी 1868 इसका स्थापना हुआ, और ये पत्रिका का अंत हो जाता है, यानी कि 1991 में ये पत्रिका क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो ऐसा पत्रिका जिसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, वो कौन सी पत्रिका थी? ये अमृत बाजार पत्रिका थी। इस पत्रिका का लैंग्वेज जो है ये किस प्रकार से चेंज कर दिया गया? बंगाली से करके इसे क्या कर दिया गया? अंग्रेजी कर दिया गया था। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? इस पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। इस शिशिर कुमार घोष ने इस पत्रिका का संपादन किया था 20 फरवरी 1868 को। 20 फरवरी 1868 को। 1991 में ये पत्रिका क्या हो गई? बंद हो गई। तो ये सबसे पहला था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। इसमें प्रेस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया ताकि राष्ट्रवाद को रोका जा सके। इसमें एक पत्रिका था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने अपना लैंग्वेज, अपना भाषा रातों रात बदल करके बंगाली से क्या कर लिया? अंग्रेजी कर लिया। इस पत्रिका को 1868 में 20 फरवरी 1868 को शिशिर कुमार घोष के द्वारा लाया गया था, और ये पत्रिका आगे चलकर 1991 तक बंद हो गया। बहुत दिनों तक चला ये पत्रिका, लगभग 100 साल प्लस तक चला था। तो ये था हमारा पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो आप लोग लिख सकते हैं यहां से कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा था हमारा आर्म्स एक्ट। क्या है? आर्म्स एक्ट। चलिए तो आर्म्स एक्ट के बारे में अच्छा से देख लेते हैं कि आर्म्स एक्ट होता क्या है। पहले लिखेंगे आप लोग आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट को बोलेंगे हम लोग अधिनियम। अधिनियम 1878 लागू हुआ ये 89 में। आर्म्स एक्ट 1878 ये क्यों क्या था कि जितने भी देखिए 1857 की क्रांति के फलस्वरूप सभी के पास हथियार हुआ करते थे, यानी कि मुख्यतः मेजर के पास, यानी कि ज्यादातर व्यक्तियों के पास हथियार हुआ करते थे। तो हथियार पे रोक लगाने के लिए एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया जिसे हम बोलते हैं आर्म्स अधिनियम
जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्म्स अधिनियम। ये अधिनियम 1878 में लाया गया और 1889 में ये लागू हो गया। इसका कारण क्या था, आर्म्स एक्ट लाने का क्या कारण था? कारण था इसका 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में भारी विद्रोह। सभी के पास क्या थे? सॉरी 1857 की क्रांति में भारी भारी विद्रोह। इसमें क्या किया गया था कि आर्म्स पे यानी कि बंदूक रखने पे, हथियार रखने पे क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। ये था हमारा आर्म्स एक्ट। इस आर्म्स एक्ट के द्वारा हम लोग अभी का आर्म्स एक्ट देख लेते हैं कि क्या अभी किस प्रकार का नियम लागू है। तो अभी देखेंगे वर्तमान में, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्तमान में किस अधिनियम के द्वारा आर्म्स एक्ट लागू है, तो वह है शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम मतलब एक्ट, शस्त्र अधिनियम 1859। शस्त्र अधिनियम 1859। इस नियम के तहत, इस अधिनियम के तहत आपको एक व्यक्ति को यानी कि एक पर्सन, एक व्यक्ति 2 हथियार रख सकते हैं, 2 हथियार रख सकते हैं और उसका जो लाइसेंस होगा, उस लाइसेंस का वैलिडिटी होगा 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद उसे फिर से रिन्यू करवाना होगा उस लाइसेंस को। तो आर्म्स एक्ट अभी कौन सा है, 1959 का। इसमें एक व्यक्ति कितने हथियार रख सकते हैं, केवल और केवल 2 हथियार रख सकते हैं। इसमें जो संशोधन हुआ था, अच्छा ये जो हम लिखा रहे हैं कि आर्म्स एक्ट में ये सारी चीजें हुई थी, ये एक संशोधन था 2019 का, अमेंडमेंट बोलेंगे, यानी इसमें बदलाव, इसी को संशोधन बोलते हैं। कौन सा, 2019 का संशोधन के द्वारा ये सब हुआ था। यानी कि अगर आप आर्म्स एक्ट के थ्रू अगर हथियार नहीं रखते हैं तो आपको सजा मिलेगी। तो ये सारी चीजें हुई थी आर्म्स एक्ट में। तो आर्म्स एक्ट में हथियार पे क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। अभी का आर्म्स एक्ट यानी वर्तमान में जो आर्म्स एक्ट है 1959 वाला आर्म्स एक्ट है। तो आर्म्स एक्ट हो गया। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं आर्म्स एक्ट के बाद क्या है। नेक्स्ट है हमारा आर्म्स एक्ट के बाद है इल्बर्ट बिल, 1883 का इल्बर्ट बिल। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1883 का इल्बर्ट बिल। 1883 का इल्बर्ट बिल। देखिए इसमें हुआ क्या था, जो भी फौजीदारी मामले होते थे तो उसका जो उसपे जो कानून का जो क्या आता था, डिसीजन आता था, ये न्यायाधीश के थ्रू आता था। और ये न्यायाधीश भारतीय न्यायाधीश नहीं होते थे, ये न्यायाधीश होते थे यूरोप के न्यायाधीश। यानी कि जितने भी यूरोप के मामले हैं उस उसे सोल्व करने का जो अधिकार था ये केवल यूरोपीय न्यायाधीश को अधिकार प्राप्त था। यानी कि भारत का न्यायाधीश, भारत का जज इसमें फैसला नहीं कर सकता था। लेकिन लेकिन इल्बर्ट बिल के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। अब सामान्य न्यायाधीश यानी कि भारत का न्यायाधीश भी इस पे जो फैसला है ये सुना सकता है। इल्बर्ट बिल के द्वारा क्या किया गया, न्यायाधीश का जो शक्ति है सामान्य न्यायाधीश को ये दिया गया कि जो फौजीदारी कानून है, फौजीदारी केस है, फौजीदारी मामले हैं, इस पे यूरोपीय लोगों का भी सुनवाई कौन कर सकता है, भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं। लेकिन इसे यूरोपीय लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, विद्रोह किया गया, इसे हटाने की मांग की गई, इसको हटा दिया गया। यानी 1883 का जो इल्बर्ट बिल है इसको खारिज कर दिया गया। इल्बर्ट बिल ज्यादा कुछ खास है नहीं। इल्बर्ट बिल में बस इतना करना है, लिखना है कि इल्बर्ट बिल 1883 में लाया गया। इसमें जो भी फौजीदारी मामले थे इस पे कानून जो संज्ञान लेने का यानी सुनवाई करने का जो अधिकार था ये केवल और केवल यूरोपीय व्यक्ति, यूरोपीय न्यायाधीश के पास था। इस यूरोपीय न्यायाधीश से अधिकार लेकर के सामान्य न्यायाधीश यानी कि भारत के न्यायाधीश को भी दे दिया गया, जिसका विरोध अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा किया। इसके बाद इस बिल को हटा दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इल्बर्ट बिल। क्या बोलते हैं, इल्बर्ट बिल। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है इल्बर्ट बिल हो गया। इसके बाद है, कहा गया, ये रहा 1889 का कलकत्ता कॉरपोरेशन। 1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन। 1899 कोलकाता कॉरपोरेशन।
1899 का कलकत्ता कॉरपोरेशन। इसमें किया क्या गया था ये लोग आप लोग समझेंगे। देखिए इस कोलकाता कॉरपोरेशन में सबसे पहले जो था जितने भी नगर पालिका थी इसकी संख्या करके घटा करके बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई थी। इस कॉरपोरेशन में जो बंगाल का जो नगर पालिका था इसकी संख्या घटा करके 75 से 56 ला दिया गया, यानी कि 75 नगर पालिका में मेंबर चुने जाते थे। इस 75 से घटा करके कितना कर गया, 56 कर दिया गया। और इसके विरोध में यानी कि नगर पालिका की संख्या क्या कर दी गई, बंगाल में घटा दी गई, और नगर पालिका की संख्या घटा करके 75 से कितना ला दिया, 56 ला दिया। और 56 में से 28 व्यक्तियों ने, कितने व्यक्तियों ने, सॉरी 56 में से नहीं, जितने भी मेंबर सेलेक्ट थे उसमें से 28 व्यक्तियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। और ये सभी कौन थे, भारतीय थे। यानी कि 28 भारतीयों ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। किस बिल के, किस कॉर्पोरेशन के तहत, 1899 का कलकत्ता कॉर्पोरेशन के तहत। इसमें नगर पालिका की संख्या घटा करके 78 से कितना, सॉरी 75 से कितना कर दिया गया, 56 कर दिया गया। और 28 भारतीयों ने इसे क्या कर दिया, 28 भारतीयों ने इसे इसके विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया। इसे हम बोलते हैं कोलकाता कॉर्पोरेशन 1899। 1899 में कोलकाता कॉर्पोरेशन आया था, बस आप लोग को ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम। 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम, चलिए इसको देख लेते हैं क्या हुआ था। 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम। 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम। इस विश्वविद्यालय अधिनियम में जितने भी विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी पे अंग्रेज का कंट्रोल रहे, इसको लेकर के बहुत सारे कानून बनाए गए। और इसके विरोध में बहुत सारे व्यक्ति आए, लेकिन इनका कोई इसका फायदा नहीं हुआ। यानी कि विश्वविद्यालय अधिनियम में जितने भी यूनिवर्सिटी से, यानी कि शिक्षा पे जो कंट्रोल है, ये कौन चाहता था, अंग्रेज चाहता था। इसको लेकर के 1904 में क्या लाया गया, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। तो विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या लिखना है कि 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, जिसके तहत अंग्रेज चाहते थे कि हमारा जो शिक्षा पे कंट्रोल है, यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल है, ये अंग्रेजों का रहे, भारतीयों का डर है, और वो अपने अनुसार से शिक्षा दे पाए। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हाँ बंगाल विभाजन। अच्छा बंगाल विभाजन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको लास्ट में देखेंगे। हालांकि हम एक ही टॉपिक आज देखेंगे, वो था सामाजिक कारण, तो इसे ड्रॉप करते हैं, बंगाल विभाजन इसे लास्ट में करेंगे। इससे पहले इसके बाद देख लेते हैं देशद्रोही सभा 1907। देशद्रोही सभा 1907, इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे। 1907 देशद्रोही सभा, देशद्रोही सभा। देखिए 1907 में एक देशद्रोही सभा लाया गया था। इसमें क्या किया गया था, जितने भी सभाएं होती थी जो कुछ प्रोत्साहित करती थी लोगों को स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रवाद की भावना जगाती थी, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, यानी भंग कर दिया गया कि आप देशद्रोही सभा या फिर कोई सभा नहीं बुला सकते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा 1907 में देशद्रोही अधिनियम लाया गया, जिसके तहत जिसके तहत जितने भी लोग थे, जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो अगर किसी को प्रोत्साहित करते थे राष्ट्रवाद के पक्ष में, तो उसे क्या कर लिया जाता था, अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता था और इस सभा को भंग कर दिया जाता था। यानी देशद्रोही सभा में जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। ये कब आया, 1907 ईस्वी में। चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा ये होगा बंगाल विभाजन। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे बंगाल विभाजन को नोट करने के लिए। डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग बंगाल विभाजन की, किस प्रकार से बंगाल जो ही बटा है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, बांग्लादेश है, ये किस प्रकार से बटा और इसे बांटने में किस किस व्यक्तियों का हाथ रहा था, इसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बंगाल विभाजन। चलिए तो लिखेंगे आप लोग बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 ये किस प्रकार से हुआ इसके बारे में देखते हैं। चलिए तो फिर से हम मैप पे ले चलते हैं आप लोग को, पुराने वाले मैप पे। देखिए ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे बिहार का कुछ एरिया,
अच्छा ये पुराना मैप है तो हम ऐसे ही बनाते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ होगा। इस एरिया में कुछ बिहार होगा, यहाँ पे झारखंड होगा, इधर मध्य प्रदेश, इधर यूपी, और नीचे में इधर झारखंड से सटा हुआ उड़ीसा, और इधर ये रहा असम, होम साम्राज्य जिसको बोलते थे असम, और ये हो गया आपका बांग्लादेश। यही 4-5 राज्य का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या हुआ था उस समय पे। बंगाल विभाजन। तो बंगाल को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग था पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? पश्चिमी बंगाल या पश्चिमी भाग बोलते हैं। और दूसरा था पूर्वी बंगाल। कौन सा बंगाल? पूर्वी बंगाल। तो बंगाल को बांटने का क्रम कैसा था? एक था पूर्वी बंगाल, दूसरा था पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे और पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पूर्वी बंगाल, सबसे पहले पश्चिमी बंगाल देख लेते हैं, यानी कि इधर वाला एरिया। इसमें आ गया आपका सबसे पहले अपना राज्य बिहार, उसके बाद बिहार हो गया झारखंड, बिहार के बाद झारखंड और उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी कि कलकत्ता जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो बंगाल को बांटा गया, जिसमें से पश्चिमी बंगाल में कितने राज्य आते हैं? अभी ये बिहार आते हैं, झारखंड आते हैं, उड़ीसा आते हैं और पश्चिम बंगाल आते हैं। इसी तरीके से पूर्वी बंगाल देख लेते हैं। इसमें बांग्लादेश, जो अभी का एक देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, बांग्लादेश, और अपना एक राज्य है असम। तो ये 2 क्षेत्र आते थे। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, एक का असम और बांग्लादेश, और दूसरे में यानी पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आता था। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। इस प्रकार से बांटा गया, और इसकी जो घोषणा है, बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी, ये 19-20 जुलाई, यानी कि 19 जुलाई को ऐसे समझेंगे डिसाइड हुआ और 20 जुलाई को प्रकाशित हुआ। तो 19-20 जुलाई 1905 को ये प्रकाशित हुआ, यानी कि इसकी घोषणा हुई। तो घोषणा कब हुई? 19-20 जुलाई। आप 20 जुलाई भी लिखेंगे या 19 जुलाई लिखेंगे तो कोई सुने, 19-20 जुलाई का परफेक्ट होगा। 19-20 जुलाई 1905 को। अच्छा, इसका प्रस्ताव कब आया, यानी कि कब ये सोचा गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा इसे 3 जुलाई 1903 को ही सोच लिया गया था, यानी कि तय कर लिया गया था कि बंगाल को बांटना है। 1903 बंगाल को बांटना है, कब तय कर लिया गया था? 1903 में ही बंगाल को बांटना है। ये जो बंगाल विभाजन है, ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था बेडरबर्ग। क्या नाम था? बेडरबर्ग। इस बेडरबर्ग के दिमाग का उपज था, यानी कि वही सबसे पहले सोचा था कि बंगाल विभाजन किया जाना चाहिए। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था, वो था राज्य सचिव, यहाँ का राज्य सचिव। इसका नाम था रिजले। क्या नाम था? रिजले। तो उस समय पे राज्य सचिव कौन हुआ करता था? तो वो रिजले हुआ करता था। इसके बाद जो इसका लक्ष्य था, ये था क्रांति को तोड़ना। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इसका लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन थे, उसको क्या करना? खत्म करना। क्रांतिकारी आंदोलन खत्म करना, राष्ट्रवाद को खत्म करना, ये सारे क्या थे उसके मुख्य लक्ष्य थे। यानी कि मुख्य लक्ष्य क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करना, राष्ट्रवाद को तोड़ना, ये सब उसके मुख्य लक्ष्य थे। इसे लागू करने का जो समय है, यानी कि इसे पेश जो किया गया, ये किया गया 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को इसे लागू नहीं, पेश किया गया 7 अगस्त 1905 को। और इसी के दिन हम लोगों ने बहिष्कार आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बहिष्कार आंदोलन, इसके अगेंस्ट में यानी इसके विरोध में किए। इसी को बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। इसका जो आयोजन है, यानी कि ये जो 7 अगस्त 1905 में लाया था, यानी कि बहिष्कार आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता के
टाउन हॉल में। कहाँ पे? टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में। और इसे जो लागू कर दिया गया, ये कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को, यानी 16 अक्टूबर 1905 को ये बांट दिया गया। और इस प्रकार से बंगाल अब दो भागों में बढ़ चुका है। और इसी के दिन हम लोग मनाए राखी दिवस। वो राखी नहीं जो आप लोग सोच रहे होंगे, ये अलग था राखी दिवस। इसी के दिन हम लोग मनाए शोक दिवस। कौन सा दिवस? शोक दिवस। राखी दिवस, शोक दिवस इसी के दिन मनाया गया था। और वंदे मातरम जो आप लोग गाते होंगे, वंदे मातरम, ये वंदे मातरम भी इसी दिन गाया गया था। और नारा दिया गया था कि बंगाल हमें विभाजन नहीं चाहिए। नारा क्या क्या था वंदे मातरम का? विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब नारा थे। तो नारा क्या था? बंगाल एक है और वंदे, वंदे नहीं वंदे, वंदे मातरम, और हमें विभाजन नहीं चाहिए। ये सारे नारा दिए गए थे और इसी में गाया गया था वंदे मातरम को। और ये जो वंदे मातरम है, इनका जो लेखक थे, इनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रकार से बंगाल विभाजन हुआ और ये सारे आंदोलन का जो आंदोलन को दबाने के लिए जो कार्य कर रहा था अंग्रेज, इसी के फलस्वरूप ये सारे हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद देशद्रोही हो गया। चलिए अब जो हमारा है इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया। वही जैसे हम लोग ये पढ़े थे आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, ऐसे 1910 में लाया गया था इंडियन प्रेस एक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। डलहौजी बहुत सारे काम कर रहा था। देखिए, डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, दूरिया, व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था, यानी कि बहुत सारी सुविधाएं लाया जाने लगा डलहौजी के द्वारा। और अच्छा ये भी देख लीजिए कि डलहौजी ने ट्रेन चलवाया था, ये था 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 भारत में पहली बार ये ट्रेन चला था। यानी कि ट्रेन का, रेलवे का, टेलीग्राफ यानी मोबाइल वगैरह, सिग्नल्स वगैरह का जो बातचीत करने के लिए टेलीफोन होते थे, उसका विस्तार करने लगा। इससे क्या हुआ कि जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। यानी कि सब लोग आपस में क्या कर सकते थे? कनेक्ट कर सकते थे। जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के विकास में यह सहायक बना। ऐसा समझिए कि अपना विचार दूसरी जगह पहुंचा सकते थे, दूसरे लोग इसका विचार ऐसे करके एक कम्युनिकेशन, एक संचार बना सकते थे। जिसके कारण से अंग्रेज का ही जो सिस्टम था, यही अंग्रेज पे भारी पड़ने लगा और सभी लोग आपस में कनेक्ट करने लगे, जिससे राष्ट्रवाद का क्या होने लगा? विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का विकास में यह सहायक बना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति अपनाया गया। देखिए, जो अंग्रेज थे ये चाहते थे इन्हें अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए और इसी अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप यहाँ के जो लोग थे ये बहुत ज्यादा क्या हो गए? शिक्षित हुए और राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र नामक भी कोई चीज होती है। ये सब अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही पता चला। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये सारी चीजें का जानकारी मिली कि किस प्रकार से वहां से अंग्रेजों को, यानी कि जो इंग्लैंड वाले थे इसको और फ्रांस वाले को भगाया गया। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी जानकारी मिली। लॉर्ड मेंटेस्क्यू एवं रूसो के जो विचार थे, यानी कि बड़े बड़े दार्शनिक जो अपना अपना विचार प्रस्तुत करते थे, इसकी जानकारी मिली अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। तो ये सब जो कारण थे, इस सब के कारण अब वे उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत हो गए थे। यानी कि नए नए जो कानून आते थे इससे अवगत हो गए और अपने अधिकार की बात करने लगे। जो भारत में राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो, और जो लोग नहीं थे वो भी अब जो शिक्षा के माध्यम से या फिर संचार के माध्यम से उनके पास भी ये सारे मैसेजेस पहुंचने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेज ने जो हमारे पे जो कब्जा किए हुए था, राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या कर रहा था? राष्ट्रवाद को दबाने में मदद कर रहा था। अंग्रेज बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, इसमें बहुत सारे एक्ट वगैरह लाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। पहला कि वो जो पहला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, उसके बाद एक था, उसके बाद आर्म्स एक्ट क्या है, उसके बाद आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद कोलकाता कॉर्पोरेशन, और फिर 1883 का एल्बर्ट बिल, उसके बाद हो गया आपका देशद्रोही अधिनियम 1907 का, बंगाल विभाजन, 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट। चलिए, तो ये सारी चीज के बारे में खुद से लिखेंगे, खुद से जानेंगे और किस प्रकार से संचार व्यवस्था किसमें
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवाद को फैलाने में किस प्रकार से मदद कर रहा था, ये सारे क्वेश्चन लिख करके खुद से बनाएंगे, खुद से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अगले क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा कारण होगा, आर्थिक, हाँ आर्थिक कारण। अब कौन सा कारण पढ़ेंगे, आर्थिक कारण। तो अभी तक हम लोग सामाजिक कारण को विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो अगले क्लास में आर्थिक कारण के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।